नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन 1000 के तहत इकॉनमी, और इकॉनमी में हम लोग बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। ये कह रहा है कि नियोजन के कुल कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकार हैं या प्रकार होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग आपसे पूछ रहा है, तो अगर सीधे सीधे एक वर्ड में आपको जवाब देना हो तो इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसको भी समझना जरूरी है। एक लाइन में बस आपने ये समझ लिया कि 4 प्रकार हैं, लेकिन इसमें योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पहली बात होगी योजना के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। आधार पर विभाजन, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी बात होगी, एक तो योजना की बात हो गई दूसरी बात हो जाएगी राज्य द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन का प्रकार। राज्य द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन का प्रकार, ठीक है। तीसरी बात होगी, दो हम लोगों ने देख लिया कि योजना का निर्माण किस आधार पर यानी कि किस प्रक्रिया से किया जा रहा है, और उसके साथ साथ राज्य द्वारा, राज्य का मतलब यहां पर सीधे सीधे ये है कि हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार किस तरह से हस्तक्षेप करती है, तो उसके आधार पर यानी कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन का प्रकार। अगली बात होगी कि व्यापकता के आधार पर नियोजन का प्रकार या नियोजन, आप ऐसे कर लीजिए, नियोजन का प्रकार या नियोजन। अब चौथा आपका हो जाएगा कि लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर नियोजन। चौथा हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति आधार पर, ऐसे संक्षेप में कर लीजिए, आधार पर नियोजन, ठीक है। यानी कि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ठीक। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर अगर करना चाहे कि रणनीति हमने क्या बनाई है, तो पूरा लिख लीजिएगा। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर नियोजन, ठीक। इसमें यानी कि हमने क्या लक्ष्य रखा है और नियोजन का मतलब क्या होता है, इसको भी एक बार समझ लेते। ठीक है, नियोजन का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास क्या संसाधन है, हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। तो हम पहले लक्ष्य निर्धारित कर ले, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम उस अपने पास देखते हैं कि हमारे पास कितना संसाधन उपलब्ध है, और उसके आधार पर उन संसाधनों को नियोजित करते हैं। तो इसके आधार पर हमने बात कर ली कि नियोजन के कुल कितने प्रकार हैं। नियोजन के प्रकारों को समझने के बाद अब आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि एक एक करके सभी नियोजन के प्रकारों को हम एक एक करके डिफाइन कर लेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। तो नियोजन के आधार पर अब नियोजन का प्रमुख उद्देश्य तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहरहाल मैं आप लोगों को यहीं पर जो चीज महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात कर लें।
ठीक है, तो यहीं पर एक बार उसके बारे में समझ लें कि ये जो चारों नियोजन हम लोगों ने देखा है, नियोजन को एक एक करके उसमें हम लोग डिफाइन कर लें। तो योजना निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विभाजन की हम बात कर रहे हैं। योजना निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। आधार पर विभाजन पूरा कर लीजिए, पर विभाजन, ठीक है, यानी कि सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, इसके आधार पर बात की जा रही है। तो इसमें हम मूलतः इसे दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहली बात हो जाएगी केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन की बात हो जाएगी, ठीक है। केंद्रीय नियोजन यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात होगी। योजना निर्माण और क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र या केंद्र की शीर्ष जो एजेंसियां हैं या संस्था हैं उनके द्वारा किया जाएगा। यहां पर जब हम केंद्रीय नियोजन की बात कर लेंगे, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करेंगे, तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में प्लानिंग, तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इसमें जो योजना का निर्माण होगा और उसका कार्यान्वयन होगा, योजना, और योजना में बात होगी उसका निर्माण के साथ साथ क्रियान्वयन। ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये केंद्र सरकार या उसकी शीर्ष संस्थाओं के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा इसमें किया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय नियोजन, यानी कि केंद्रीय नियोजन की बात की जा रही है, सेंट्रलाइज। अब केंद्रीय नियोजन के साथ साथ एक बात और आप देखेंगे, केंद्र या केंद्र की जो सेंट्रलाइज संस्था है, जो केंद्र की संस्था है, केंद्रीकृत संस्था है, शीर्ष संस्था है, उनके द्वारा यहां पर बात किया जा रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात दूसरी इसमें क्या देखने को मिलेगी? दूसरी बात यह होगी विकेंद्रीकृत नियोजन, और विकेंद्रीकृत नियोजन का क्या आकार प्रकार हमें देखने को मिलेगा, उसको भी समझ लेते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन, ठीक है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और विकेंद्रीकृत नियोजन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में हमें योजना के निर्माण में सिर्फ केंद्र की भूमिका नहीं होगी, बल्कि योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी किसकी होगी? यहां पर योजना, और योजना में हम बात करेंगे निर्माण और क्रियान्वयन। इन दोनों में भागीदारी किसकी किसकी होगी? तो केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और नागरिक समाज, इन तीनों में
ठीक है। केंद्र राज्य की भूमिका होगी, स्थानीय निकाय जैसे पंचायत की बात कर लीजिए, ठीक है, पंचायत की बात कर लीजिए। और कौन होगा? नागरिक समाज, नागरिक समाज, इन सब की इसमें भागीदारी होगी। यानी कि योजना के निर्माण की हम बात कर रहे हैं कि योजना के निर्माण में इन सब की भागीदारी होगी और इसे हम कहेंगे कि विकेंद्रीकृत नियोजन। देखिए 1991 से पहले और आप कह सकते हैं कि योजना आयोग जब तक था, नीति आयोग के निर्माण से पहले जो हमारे देश में नियोजन की प्रक्रिया थी वो काफी हद तक सेंट्रलाइज थी। सरकार नीतियां बनाती थी, यानी कि केंद्र सरकार नीतियां बनाती थी और केंद्र सरकार नीतियां बना करके राज्यों को उसे इंप्लीमेंट करने के लिए भेज देती थी। अब राज्यों द्वारा उसे इंप्लीमेंट किया जाता था। उसमें राज्यों की भूमिका 9 के बराबर होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती थी, लेकिन 9 के बराबर होती थी। और समस्या देखने को भी नहीं मिलती थी, क्योंकि वहां पर स्थिति यह थी कि लगभग आप देखेंगे केंद्र और राज्यों में एक जैसी सरकार होती थी, एक ही दल की सरकार होती थी। तो अब समय के साथ ये महसूस किया जाने लगा भारत में कि हमें विकेंद्रीकृत नियोजन की आवश्यकता है और विकेंद्रीकृत नियोजन में अच्छी भूमिका के तौर पर कहा जा रहा है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय समस्याओं और राज्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। यानी कि आप योजना के निर्माण में और क्रियान्वयन में इन सब की भागीदारी देखने को मिल रही है। इसलिए ये काफी हद तक ये कहा जा रहा है कि समावेशी विकास के साथ साथ सतत विकास की अवधारणा को भी पूरा करने में सहायक है। राज्य, ये कहा जा रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर के काफी ज्यादा सजग हैं और वो जानते भी हैं कि हमारी स्थानीय समस्याएं क्या हैं। तो यदि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय निकाय, केंद्र मतलब राज्य समझ रहा है और बाकी सब जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे आप पंचायतों की बात कर लीजिए, ठीक है, पंचायत निकायों की बात कर लीजिए, नागरिक समाज की बात कर लीजिए, इन सब की हिस्सेदारी योजना के निर्माण में हो जाती है और इसीलिए हम बात कर रहे हैं विकेंद्रीकृत नियोजन की। अब बात कर लेते हैं इससे आगे, अगले वाले की बात कर लें तो आगे आप लोगों को याद रखना होगा जो 4 मैंने बताया, 4 में से राज्य द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन, राज्य द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन, ठीक है, राज्य द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन या विभाजन कर लीजिए, आधार पर विभाजन आप कर लीजिए, विभाजन ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप 2 भाग कर लेंगे और 2 भागों में बांट करके इसे आप देखेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, ठीक है, और बाय द स्टेट हो जाएगा, ठीक। आदेशात्मक नियोजन की बात होती है सबसे पहले कि आदेशात्मक नियोजन हो जाता है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंपरेटिव प्लानिंग। इंपरेटिव प्लानिंग। अब इंपरेटिव प्लानिंग में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसका स्वरूप कैसा होगा? तो इसका स्वरूप केंद्रीय होगा। हस्तक्षेप यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किसका देखा जाएगा। यहां पर स्वरूप इसका क्या होगा? इसका केंद्रीय स्वरूप होगा, इसका स्वरूप केंद्रीय हो जाएगा और केंद्रीय स्वरूप होने के साथ साथ इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी देखने को मिलेगा।
हस्तक्षेप, हस्तक्षेप कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, चूंकि केंद्रीय हो रहा है तो केंद्रीय में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होगा ही। और हस्तक्षेप की जब हम बात कर रहे हैं तो हस्तक्षेप में आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप, राज्य की संस्थाओं का हस्तक्षेप होगा, सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप होगा। राज्य संस्थाओं का हस्तक्षेप होगा। ठीक है, यहां पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की हम लोगों ने बात कर ली। राज्य और सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप होगा। निर्माण और क्रियान्वयन में भी हस्तक्षेप होगा। निर्माण और क्रियान्वयन में भी हस्तक्षेप। ठीक, यहां पर बात हो गई। अब इसके साथ साथ एक और बात आती है कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप के आधार पर तो हम लोगों ने बात कर लिया। एक और होता है जिसे हम कहते हैं निर्देशात्मक नियोजन। निर्देशात्मक नियोजन। अब निर्देशात्मक नियोजन क्या है इसे समझ लेते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या है? सरकार, इसमें मैंने आपको बताया कि सरकार जो आदेशात्मक नियोजन है उसमें इसका स्वरूप कैसा है? केंद्रीय है। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राज्य और सरकारी संस्थाओं का देखने को मिलेगा, निर्माण में भी और क्रियान्वयन में भी। इसी के साथ साथ इसमें क्या होगा? इसका स्वरूप आदेशात्मक में इसका स्वरूप कैसा होगा? आप इसका स्वरूप सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, विकेंद्रीकृत होगा। विकेंद्रीकृत इसका स्वरूप होगा और विकेंद्रीकृत होने के साथ साथ डिसेंट्रलाइज होगा। और डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की बात करें तो किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। हस्तक्षेप आपको किसका देखेंगे? प्रत्यक्ष और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष किसका देखने को मिलेगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसके साथ साथ इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? यहां पर हम लोगों ने बात कर ली कि क्रियान्वयन, फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा? निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। निजी क्षेत्र के द्वारा। अब इसको समझ लीजिए। आदेशात्मक नियोजन तो आप लोगों ने समझ लिया। अब निर्देशात्मक नियोजन की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर विकेंद्रीकृत स्वरूप होगा। और विकेंद्रीकृत स्वरूप होने के साथ साथ हस्तक्षेप कैसा होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। हस्तक्षेप करने के साथ साथ इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? निजी क्षेत्र के द्वारा। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार ने यह कहा कि भैया आप एक काम करो, आप देश के इस हिस्से में, इस सेक्टर में निवेश करो। और उस सेक्टर में निवेश करने की जिम्मेदारी सरकार ने निर्देश दिया कि आपको इस सेक्टर में निवेश करना है। जैसे जब योजना आयोग था तो योजना आयोग ने यह समझा और देखा कि जो क्षेत्रीय असमानता है, और क्षेत्रीय असमानता जिन क्षेत्रों में देखा गया और जो पिछड़े जिले हुए थे, पिछड़े क्षेत्र थे विकास के आधार पर, उन पिछड़े क्षेत्रों में यह काम
किया गया कि अब वहां पर जो पीएसयू थे या सरकारी कंपनियां, उनको निवेश के लिए निर्देशित किया गया कि यहां पर स्टेब्लिश कीजिए, कारखाना लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो। तो उस आधार पर यहां पर क्या कहा जा रहा है कि यह निर्देशात्मक नियोजन है, और निर्देशात्मक नियोजन में अब यहां पर बात की जा रही है निजी क्षेत्र की, कि क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अब जो अगला है, टोटल हम लोगों ने 4 की बात की थी कि 4 कौन कौन से होते हैं, तो चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीजें हमें देखनी है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। एक और हम लोगों ने बात किया था कि व्यापकता के आधार पर कि कितना व्यापक दायरा है, तो व्यापकता के आधार पर विभाजन, व्यापकता के आधार पर विभाजन, ठीक है। व्यापकता के आधार पर विभाजन। चलिए, तो व्यापकता की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इसके ब्रेथ की बात कर रहे हैं कि कितना इसका दायरा है, व्यापक कितना है, तो एक हो जाएगा राष्ट्रीय नियोजन और दूसरा हो जाएगा क्षेत्रीय नियोजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, राष्ट्रीय नियोजन के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन जिसे आप कहते हैं नेशनल प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग। अब नेशनल प्लानिंग का मतलब क्या है, लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण केंद्रीकृत संस्था के द्वारा या केंद्रीय संस्था के द्वारा इसमें किया जाएगा। इसमें नीतियों और रणनीतियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, संस्था के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाएगा। नीतियों और रणनीतियों का निर्धारण केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप क्या देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ये क्या है, राष्ट्रीय नियोजन है। और राष्ट्रीय नियोजन स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान इसका उदाहरण है। अब इसके साथ साथ क्षेत्रीय नियोजन की बात कर लें तो इसमें भी क्षेत्रीय नियोजन में जो नीति और रणनीतियां होंगी उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, क्षेत्रीय नियोजन। ठीक है, क्षेत्रीय नियोजन को आप क्या कहेंगे, रीजनल प्लानिंग कहेंगे। रीजनल प्लानिंग में नीतियों और रणनीतियों का निर्माण केंद्रीय संस्था के द्वारा
किया जाएगा, केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी याद रखना है, जैसे क्षेत्र विशेष के लिए नीतियों का निर्माण किया जाएगा, क्षेत्र विशेष के लिए, किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए। चलिए ठीक है, तो नीतियों और रणनीतियों का निर्माण केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाएगा। अब केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जा रहा है तो इसे आप क्या देखेंगे कि इसका क्षेत्र विशेष नियोजन होगा, क्षेत्र विशेष के लिए इसका जो क्षेत्र होगा क्षेत्र विशेष के लिए यह बनाया जाएगा। क्षेत्र विशेष के लिए जैसे कि आप अगर भारत के किसी हिस्से की बात कर लें, जैसे पूर्वोत्तर के विकास की बात होती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष है और क्षेत्र विशेष में बात कर लिया जाए पूर्वोत्तर या जो सीमित क्षेत्र है, पूर्वोत्तर या सीमावर्ती क्षेत्र, क्षेत्र विशेष। अब क्षेत्र विशेष में ही आप यहां पर लिख लीजिए, जैसे पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। अब जैसे राजस्थान की बात कर लीजिए या जो पाकिस्तान से लगते हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए योजना बनाया जाएगा, क्योंकि वो जो क्षेत्र हैं विशेष हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए जिसकी सीमा नेपाल से लगता है, ठीक है, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, नेपाल से सीमा लगती है। तो इन सभी क्षेत्रों को, सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए, ठीक है, विकास की रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो इसी के व्यापकता के आधार पर बात किया जा रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन हो सकता है और क्षेत्रीय नियोजन ये हो सकता है। अब लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर रणनीतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर विभाजन, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर विभाजन, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर। तो जब लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले हो जाएगा संरचनात्मक नियोजन और दूसरा हो जाएगा आपका प्रकार्यात्मक नियोजन। संरचनात्मक नियोजन, ठीक है, और हो जाएगा प्रकार्यात्मक नियोजन, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लानिंग की बात होगी, ठीक है, स्ट्रक्चरल, कुछ गलत हो रहा है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग की बात होगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लानिंग, और स्ट्रक्चरल प्लानिंग में आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति का आमूलचूल परिवर्तन की बात की जाती है कि आमूलचूल परिवर्तन लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर। और एक आपका हो जाएगा प्रकार्यात्मक नियोजन, यहीं पर प्रकार्यात्मक नियोजन, ठीक है। अब सवाल यह है कि यहां पर संरचनात्मक की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ठीक, स्ट्रक्चरल। तो संरचनात्मक नियोजन में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आमूलचूल परिवर्तन की बात की जाती है। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब क्या होता है
किसी व्यवस्था को पूरी तरीके से, जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देना। तो आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आमूलचूल परिवर्तन, ठीक है। आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर क्या देखेंगे कि इसमें कार्य क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कार्य को अलग कलर से आप हाईलाइट करके देख लीजिए, यहां पर कार्य की बात होगी। जैसे भूमि सुधार की बात की जाती है, भूमि सुधार, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार में क्या किया गया था कि आप अगर देखेंगे स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद दोनों पीरियड को देखेंगे, तो पहले किसी भी व्यक्ति के, जमींदार के पास कितनी भी भूमि हो सकती थी। अब स्वतंत्रता के बाद जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, न्याय शब्द है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन प्रकार के न्याय की बात कहां पर की गई है? हमारे संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में बात कहा गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, 2 प्रकार की समता की बात कही गई है। तो यहां आप लोगों को ध्यान रखना है, भूमि सुधार की बात करें, भूमि सुधार, एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे आप कार्य में यहीं पर कर लीजिए, एक तो भूमि सुधार और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, भूमि सुधार के साथ साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया, यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। भूमि सुधार की बात करें तो भूमि सुधार में यह किया गया, भूमि की अधिकतम धारित सीमा को निर्धारित कर दिया गया। भूमि की अधिकतम सीमा कर दिया गया, ठीक है, कि आपके पास भूमि इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा अगर आपके पास भूमि है तो वो दूसरे व्यक्ति को, जो भूमिहीन व्यक्ति है, उसको दे दिया जाएगा। एक तो ये बात की गई। अच्छा, एक ये भी कहा गया कि एक तो ये हो गई हदबंदी, और बात आपको देखने को क्या मिलती है, हकबंदी। और हकबंदी के साथ साथ आप देखते हैं कि एक स्थान पर अगर मान लीजिए ये रोड है और रोड के इस किनारे पर आपकी भूमि है और दूसरी भूमि आपकी इस किनारे पर थोड़ी सी भूमि है, तो यहां पर ये देखा गया कि भैया ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस भूमि की अदला बदली कर लेंगे 2 व्यक्तियों के साथ। तो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, और इसको हम क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक नियोजन। जो लक्ष्यों की प्राप्ति है, यानी कि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया कि इन चीजों को ध्यान में रख करके हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में हमने क्या कर दिया, पहले जो बैंक होते थे वो निजी क्षेत्र के हुआ करते थे, तो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ठीक है,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में क्या आपको व्यवस्था देखने को मिली कि पहले जो बैंक थे वो बैंक कैसे थे, निजी क्षेत्र के बैंक हुआ करते थे। तो हमें निवेश की आवश्यकता थी और निवेश के साथ साथ जो बैंकों में लोगों के पैसे जमा होते थे उनकी सुरक्षा भी प्रदान करनी थी और बैंकों में लोगों का विश्वास भी बढ़ाना था। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए और इसीलिए यह कहा गया कि संरचनात्मक परिवर्तन किया गया है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें प्रकार्यात्मक बदलाव की बात करें तो प्रकार्यात्मक बदलाव में आप ये ध्यान रखेंगे, यानी कि फंक्शनल चेंज आपको देखने को मिलेगा। फंक्शनल चेंज में सबसे बड़ा बदलाव आपके सामने यह दिखाई देगा कि बिना स्वामित्व में बदलाव किए, ठीक है, बिना स्वामित्व में बदलाव किए बिना स्वामित्व में बदलाव किए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, बिना स्वामित्व में बदलाव किए संसाधनों का अधिकतम या अनुकूलतम उपयोग। अब यहां पर अनुकूलतम उपयोग का मतलब क्या है? अनुकूलतम उपयोग, अब उदाहरण के तौर पर क्या देखेंगे, चूंकि उदाहरण की बात होगी तो जैसे हरित क्रांति की बात कर लीजिए। हरित क्रांति, और हरित क्रांति में क्या किया गया था कि संसाधनों यानी भूमि का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग की बात की गई और उस अनुकूलतम उपयोग के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। और इसे हम क्या कह रहे हैं? प्रकार्यात्मक नियोजन, क्योंकि उसमें भू स्वामित्व में बदलाव नहीं किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। हरित क्रांति और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में आप वृद्धि आप देखेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अब बात कर लेंगे अगले सवाल की कि अगला सवाल क्या है। नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब अगला सवाल यह है कि नियोजन के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली कि कौन कौन से नियोजन होते हैं। अब नियोजन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? जैसे उपकरण, ये कैसा उपकरण है? इसमें केवल एक शब्द में या एक लाइन में आप जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इसको आपको डिटेल में देखना होगा। तो सबसे पहली बात, इसे उपकरण के तौर पर उपकरण, और उपकरण कैसा होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? उपकरण की बात कर रहे हैं, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और भविष्य के सपनों को पूरा करना। जन आकांक्षाओं और भविष्य को पूरा करना, और इसके उपकरण के रूप में यह काम कर रहा है। भविष्य के सपनों को पूरा करना, और भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए किसके उपकरण के रूप में काम कर रहा है? तो सरकार के उपकरण के रूप में काम कर रहा है। और यदि हम दीर्घकालिक बात करें कि दीर्घकालिक रूप में इसका क्या उद्देश्य होगा? दीर्घकालिक, तो दीर्घकाल में आपको यह देखने को मिलेगा कि जीडीपी में वृद्धि, यानी कि किसी भी देश की जीडीपी में वृद्धि करना। और जीडीपी का मतलब क्या है? एक वित्तीय वर्ष में एक भौगोलिक या राजनीतिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है। अब अगला क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय की प्राप्ति।
न्याय की प्राप्ति। तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति का मतलब यहां पर किस संदर्भ में आप ले रहे हैं, तो आय का समान वितरण होगा। जैसे जैसे जीडीपी हमारी वृद्धि होगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो आय का समान वितरण किसके माध्यम से, तो जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उन सभी सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से यह काम किया जाएगा। ठीक है। अब पूर्ण रोजगार और मानव शक्ति का समुचित दोहन, इसका उद्देश्य क्या है, एक यहां पर लिख रहा हूं, 1 2 3 और यहां पर चौथा लिख रहा हूं 4 नंबर, कि पूर्ण रोजगार और मानव शक्ति का समुचित दोहन। पूर्ण रोजगार देश में और मानव शक्ति का समुचित दोहन। ठीक है, ये चीजें इसके जो हमारा नियोजन है, नियोजन के उद्देश्यों में ये सभी चीजें शामिल है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही चूंकि सर की क्लास है, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।